अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद भारत इतिहास रचेगा। इन चंद्रयान का लैंडर विक्रम ठीक 6:04 पर चांद के साउथ पोल के नजदीक सतह पर सॉफ्ट लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लैंडर के चांद पर उतरते ही उसका रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। और अगर भारत इस मिशन में कामयाब रहा तो चांद के इस साउथ पोल के रीजन में उतरने वाला वो पहला देश बन जाएगा। कोई देश आज तक ये हासिल नहीं कर पाया। अभी चांद से लैंडर की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। शाम 5:44 पर लैंडर लैंडिंग पॉइंट पर होगा। 5:45 पर लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और करीब 30 किलोमीटर की दूरी से लैंडर विक्रम चांद के इस दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करना, वो उतरना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और इसरो ने भी उसके बारे में भी जानकारी दी और कहा कि बस हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उस एग्जैक्ट पॉइंट पर विक्रम लैंडर पहुंच जाए और वहां से फिर उसके उतरने की जो सीक्वेंस है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सीधे इसरो से हमारे साथ हैं, तो पवन आप बताइए इस वक्त वहां क्या गहमा गहमी है, क्या आपको बातचीत में पता चल रहा है वैज्ञानिकों से? जी बिल्कुल सौरभ जी, सबसे पहले आपको बता दें कि इसरो की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ऑर्बिट में चंद्रयान सही पैरामीटर्स के साथ गतिमान है और 5:44 का वक्त जहां पर इस ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को जारी किया जाना है उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चंद्रयान उस स्थान पर पहुंचेगा जो पहले से डेजिग्नेटेड स्थान है ऑर्बिट में, यानी लगभग 32 किलोमीटर के आसपास, तब ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को ऑन कर दिया जाएगा और उसके बाद कंट्रोल सेंटर से वो इकलौती कमांड होगी। उसके बाद की सारी लैंडिंग सीक्वेंस पहले से ही प्री प्लान्ड, प्री प्रोग्राम्ड है और इसीलिए इसको ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कहा जा रहा है। और सभी वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उन पैरामीटर्स पर नजर बनाए होंगे और उन पैरामीटर्स की अपडेट देते रहेंगे। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस के शुरुआत होने के बाद सबसे पहले बूस्टर शुरू होंगे जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे चंद्रयान की गति को कम करेंगे और लगभग यानी 1.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को कम कर 256 मीटर प्रति सेकंड लेकर आएंगे और 5:44 से लगभग 11:30 तक ये ब्रेकिंग सीक्वेंस होगी। जी ठीक पवन, स्टूडियो में दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी मुझे कुछ बता रहे थे हमारा ये ग्राफिक देख करके। सर आइए जरा मेरे पास साथ, आप इधर ही आ जाइए। सबसे पहले तो जो हम लोग बार बार व्यूअर्स को बता रहे थे, ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त वो चल रहा है चंद्रयान और इसको लगभग अपनी स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड उसको शून्य कर लेना है जब जिस एग्जैक्ट स्पॉट की बात इसरो कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आप जहां खड़े हैं वो कोने में, वो लैंडिंग पॉइंट है, टारगेट हमारा वो है। जब शुरुआत होती है तो यहां से अगर आप ऊपर देखेंगे तो करीब 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर से जब पावर डिसेंट शुरू होती है तो इसकी हाइट 25 किलोमीटर है और इसको बोलते हैं हम डाउन रेंज। तो ये करीब 750 किलोमीटर है। हमारा ये उद्देश्य ये रहता है, जैसे इसने ये किया है कि यहां पर जो लैंडर है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसके पैर हॉरिजॉन्टल है। जैसे अभी हमें ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे करके यूं करके हमको यहां तक पहुंचते पहुंचते तक हमारी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड्स हो जाना चाहिए, टुवर्ड्स 90 डिग्रीज। अब इसमें होता ये है कि हमें क्या करना, वो 11.5 मिनट में हमारा जो वेलोसिटी है 1180 मीटर प्रति सेकंड से हट के वो यहां तक कम भी होना है 336, और जो हमारा कैमराज इस पे लगे हैं वो 45 डिग्रीज होना चाहिए। अगर ये 45 डिग्रीज होगा, अगर 45 डिग्री से कम होगा तो यूं होगा तो कैमरा देख नहीं पाएगा सतह को, हमारा जो लैंडिंग साइट है टारगेट को देख नहीं पाएगा, इसलिए ये 45 डिग्रीज पे होता है। आप ये सोचिए कि 11.5 मिनट और 7:30 को यही रोक दीजिए। हाँ, तो यहां से जब आता है वो इस 3 मिनट के अंदर यहां पे वो कैमराज इसको होल्ड करते हैं, इस पोजीशन को चेंज नहीं करता, 45 डिग्रीज पे रहता है 10 सेकंड के लिए, वो पूरा देखता है, कैलिब्रेशन करता है
और ये फिर उसका एंगल यहां से चेंज करके तब तक वेलोसिटी यहां 2 किलोमीटर। ये तो आप वो जो साइड चूज कर रहा है अपने लिए उतरने के लिए, हाँ। वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते ही कर रहा है। वो यहां से शुरू करता है देखना। अच्छा। इसके पहले तक तो देख नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरह की इसकी 0 डिग्री से तो उसको वहां दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। उसको पहली बार जो दिखता है टारगेट वो 45 डिग्रीज पे दिखता है, तो यहां पे वो होल्ड करता है कैमरा को। मतलब आप कुछ नहीं करता है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने देता 10 सेकंड के लिए, तब तक उसको वो मुआयना करता है, कैलिब्रेशन करता है, और तब इसको फाइन ब्रेकिंग फेज बोलते हैं। इसको ये फेज जिसको कहते हैं एटीट्यूड होल्ड यानी ओरिएंटेशन होल्ड। और यहां से फिर वो क्या कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर उसको 45 डिग्री टर्न करना है। तो पहले हमारा जो था रेट ऑफ टर्न जो था वो 10 डिग्री प्रति सेकंड था, अब उसको हमने इंक्रीज कर दिया है 25 डिग्रीज पर सेकंड। मान लीजिए कुछ इसमें उलटफेर होती है, उसको करेक्शन करना है, तो उसका रेट ऑफ टर्न हमारा जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जैसे आप कार चला रहे हो, अगर आपकी स्टीयरिंग तेज नहीं घूमेगी तो आप कहीं लेफ्ट राइट गिर जाओगे जी। अगर उसकी स्टीयरिंग की रेट कम है तो उसकी अभी इन्होंने टर्न रेट ऑफ टर्न उन्होंने बढ़ा दी। एक तो ये उन्होंने पिछले से किया, दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा जो बदलाव किया है, ये जो ब्रेकिंग फेस है रफ ब्रेकिंग, उसमें वो क्या कर रहे थे कि थ्रस्ट कंट्रोल का जो एरर है वो अक्यूमुलेट हो रहा था 11.5 मिनट तक, और वो एरर बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब उन्होंने किया है इंस्टेंटेनियस एरर करेक्शन। मतलब जैसे जैसे अगर थ्रस्ट में कम ज़्यादा हो रहा और वो अपने उससे वो हो रहा, वो इस ग्राफ में दिखता नहीं है, वो इंस्टेंटेनियस करेक्शन कर लेता है थ्रू फाइन थ्रॉटलिंग। जो फ्यूल जो जाता है उसके हिसाब से उसका थ्रस्ट बनता है, उसको बोलते हैं स्ल्यू रेट। वॉल्व जो होती है वो कम ज़्यादा करता है। ये दो जो हैं स्ल्यू रेट जो इन्होंने उसको रिड्यूस किया है, फाइन थ्रॉटल कंट्रोल, थ्रस्ट कंट्रोल और एंगल, यही दो चीज से हमारा सक्सेस निश्चित हो सकता है। तीसरा अगर आप टाइम है तो मैं और प्लीज बताएं सर। अब यहां आने के बाद जो है पहले क्या था कि जब ये रफ फेस कंप्लीट होता तो हाइट तो 7 किलोमीटर ही थी, ये डिस्टेंस जो था 8 किलोमीटर सिर्फ था। अब इसको हमने 32 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है। और जब ये फाइन यहाँ पे पहले 32 सेकंड्स के लिए चलता था जो होल्ड फेज है, अब उसको हमने रिड्यूस करके 10 सेकंड कर दिया, क्योंकि उतना टाइम फालतू वेस्ट हो रहा है। क्योंकि उस बीच में आप होल्ड फेज में आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, सिवाय आपका ध्यान कैमरा पे रहता है कि वो वहां फोकस करे। तो तब ये जो हाइट है इसकी करीब 6.8 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो जाती थी, और ये सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी था। तो इसका मतलब है कि यहां तक आता तो ऑनबोर्ड जो हमारे कंप्यूटर है वो दो चीज कैलकुलेट करता है, कितना फ्यूल बाकी है, कितना टाइम बाकी है। पिछली बार उसने कैलकुलेट करके देखा कि यार फ्यूल तो खत्म हो रहा है, और इसकी ओरिएंटेशन भी तब तक वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो गई थी, थ्रस्ट कंट्रोल करने में लग गया था, और उसने देखा कि तो टारगेट तो बिल्कुल पास में ही है। अच्छा। तो उसमें उसने जब करेक्शन करने की कोशिश की तो वो कर नहीं पाया, या उसका फ्यूल खत्म हो गया, और वो नहीं, उसमें ये हुआ तो उसने देखा टाइम तो बहुत कम बाकी है। मैं तो ये जो हाइट इन्होंने रखा है ये 400 मीटर रखा था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको 1300 मीटर ऊपर किया है। 1300 और 800 के बीच में जब यहां आएगा तब तक इसको परफेक्टली इसको डाउनवर्ड्स हो जाना है, वर्टिकल हो जाना है, जीरो वेलोसिटी होना है। आप क्या कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कार जैसे आप चला रहे हैं, सिग्नल पे होता है स्टॉप लुक गो, तो यहां वो होवर करता है ऐसे करके 3, 4, 10 मिनट 10 सेकंड के लिए होवर करेगा, तब वो नीचे उतरेगा यहां तक। मतलब हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, अब ये बस होल्ड कर लिया। Horizontal velocity is zero. Zero, okay. Vertical velocity is also zero. Is also zero. By the time it comes till here, it is 2 meters per second. ये होवर कर रहा है बस हवा में। होवर कर रहा है। वो पहले 800 मीटर पे होवर करेगा, पहले वो 400 मीटर था। मैं अगर होवर करने के समझा सके, जैसे ड्रोन हवा में हम उड़ाते हैं और वो एक जगह पर रुक जाता है, हेलीकॉप्टर जैसे एक जगह पर बस एक होता है, रुका हुआ है। उसके बाद वो क्या करता है, यहां तक आता है। मान लीजिए यहां तक आया वो 150 मीटर तक। ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर खूबी है कि अगर वो देखता है यहाँ बोल्डर है या कोई बड़ा खड्डा है, क्योंकि चांद पे बहुत है क्रेटर वगैरह, तो उसकी कैपेबिलिटी है अब वो 150 मीटर यहां आगे जाकर यहां लैंड करेगा सेफ स्पॉट पे। ठीक है। और एक जो इसने बस इतना मुझे बता दीजिए, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, ये इसने अपने लिए जो जगह चुनी उतरने के लिए, मान लीजिए यहां पर ये इसने जब ये पूरा वर्टिकल हो गया, हाँ, उसके बाद चुनी है या पहले वो डिसाइड कर चुका है? नहीं, वो फाइन, वो वहां से तो वो रफ पता करता है कि यहां तक आना, उसके हिसाब से वो फाइन ब्रेकिंग करता है। ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ये वर्टिकल होने के बाद ही देख रहा है। उसका एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन
उतरना है वो यहाँ करता है। अगर वो देखता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बोल्डर नहीं है, तो वो ऐसे उतरेगा। अगर वो देखता है कि यहाँ बोल्डर या खड्डा है या सेफ नहीं है, पलट जाएगा, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, तो वो इसकी कैपेबिलिटी है 150 मीटर तक वो आगे जाएगा ताकि वो सेफ जगह चूज कर दे। अब लेकिन क्या किया इन्होंने, अगर मुझे मौका दे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। दो चीज तो मैंने बता दिया, टर्न रेट एंड थ्रॉटल स्ल्यू रेट, थ्रॉटल कंट्रोल फाइन हो गया है। तीसरा सबसे बड़ा इन्होंने कर दिया है, और मैं तो चाहता हूं कि ये समझने की, RTRT, रियल टाइम रीटारगेटिंग। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि यहां पे वो देखता है कि भाई अब तो मैं यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। पहले क्या था कि ये 500 बाई 500 मीटर था लैंडिंग का वो, अब इन्होंने उसको बड़ा कर दिया है, उसको 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर कर दिया है, इतना बड़ा स्पॉट कर दिया। तो वो देखेगा कि ये जो जहां पे स्पेसिफिक पॉइंट है यहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो ये कमांड अब रियल टाइम असेसमेंट होता है, वो देखता कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, मेरे पास तो फ्यूल नहीं है, टाइम नहीं है, अगर मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा, स्पीड अपनी वहां जाने की, यही गलती पिछली बार हुई थी कि वहां जाने की अगर वो कोशिश कर रहा है तो स्पीड बढ़ाएगा, जबकि हमको चाहिए स्पीड 0 चाहिए उस समय। तो वो क्या करता है, रीटारगेटिंग करता है। मैं यहां नहीं, मैं 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर में यहीं कहीं पे लैंड कर, पहले भी उतर सकता है, पहले भी उतर सकता है। तो उसी को कहते हैं सैल्वेज गाइडेंस फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। इसमें अगर मुझे परमिट करें, मेरा एक और सजेशन था जो मुझे लगता है कि आपकी, हालांकि शायद लोगों को बुरा लगे, वाई 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर, जो रशियन वाला डिजाइन है वो कहता है 3 किलोमीटर का हाइट से उतरना शुरू करता है, हमने 1 किलोमीटर रखा है, 800 मीटर। वो इसके अंदर क्यों लैंड कर रही? क्या होगा, मान लीजिए कि अब बजाय 4 किलोमीटर के मान लीजिए 6 किलोमीटर बाकी है, तो फिर वही पुरानी वाली स्थिति आ जाएगी, स्क्रैम्बल करेगा वो। तो एक इमरजेंसी होना चाहिए, एक्यूट इमरजेंसी, लैंड एनीवेयर सेफली। लैंड एनीवेयर का मतलब वो यहाँ पे भी कोशिश कर सकता है सर, अगर वेलोसिटी। सर हम अब तो जो करेगा खुद वही करेगा, वो कंप्यूटर करेगा। तो ठीक है। रियल टाइम रीटारगेटिंग एंड सैल्वेज गाइडेंस जो है वो इंसान, हमारा कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। सर यही उतरेगा जहां आपने बताया ना कि उसने जहां वो वर्टिकल हो जाता है और फिर उसको संभावना की बात कर रहा था, परफेक्ट स्पॉट ही दिखेगा और परफेक्ट स्पॉट पर ही उतरेगा। हम तो ये कह रहे हैं, अगर यहाँ पे नहीं भी उतरता है जी। क्योंकि दत्ता साहब से एक सवाल मेरे मन में आया कि बार बार इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं ना कि अब कुछ भी हो लेकिन उतरना उसका तय है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा बताइए, क्योंकि और तकनीकी चीजें तो है। सर नहीं, इसरो चीफ ने कहा है कि 2 इंजन बंद हो जाएं, सेंसर काम ना करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन लैंड तो करेगा। मैं उसको जवाब देता हूं। एक सेकंड सर, आप बैठिए प्लीज। हाँ। जो पहले जो कम था, जो हम सिस्टम साइंस के भाषा में रिडंडेंसी बोलते हैं, ये पहले ये सिस्टम फेल हो गया, जैसे इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, तो लैंड नहीं कर पाएगा, बस क्रैश कर जाएगा। अभी 2-3 चीज इस बार हुआ है। एक तो जो अमाउंट ऑफ फ्यूल, मैंने प्रोपेलेंट बोलिए, फ्यूल बोलिए, वो काफ़ी ज़्यादा है पहले बार के हिसाब से। मतलब हमारे पास ज़्यादा मैन्यूवर करने का टाइम और इंजन पावर है। दूसरा, हर जो 4 जो इंजन है, जो रेट्रो रॉकेट बोलिए, जो स्पीड ब्रेक करेगा, पहले बार 400 न्यूटन का था, अभी ये 740 न्यूटन का है। मतलब ज़्यादा स्पीड से भी ब्रेक करके स्पीड कम कर लेने का और मैन्यूवर करने का उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी है। और इंजन ज़्यादा पावरफुल होने के नाते आपको यदि लगे कि 2 इंजन तक भी यदि फेल हो जाए 4 इंजन में, तब भी बाकी 2 इंजन में इतना पावर है जो उसको जीरो वेलोसिटी, जीरो नहीं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम वेलोसिटी में उसको नीचे ला सकते हैं। तो ये सारे एडिशनल है, जिसके लिए इसरो बार बार बताया ये डिज़ाइन फेलियर बेस्ड डिज़ाइन है, क्योंकि किस किस कारण में फेलियर हो सकते हैं, इसको हम बार बार बोल रहे हैं, साइंस का अपने सिस्टम साइंस के भाषा में हम रिडंडेंसी बोलते हैं। कि एक सिस्टम फेल हो जाए, दूसरा सिस्टम टेक ओवर करेगा, दूसरा सिस्टम फेल हो जाए, तीसरा सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा। तो ये जो 4-5 चीज़ इसरो ने ऐड किया, और रेंज बढ़ा देना, लैंडिंग एरिया बढ़ा देना, तो ये सारे चीज़ जो कल भी हम बात कर रहे थे, जो 99.9% तो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड होगा, बाई चांस मैंने बहुत ही कम चांस है नहीं होगा, तो इसको इतना कैपेसिटी है उस पॉइंट से रिकवर करके शिफ्ट करेगा। जो बोल रहा है यदि इन केस इसको दूसरा साइड चूज करने का कैपेसिटी है। सर मैंने तो आज ये पढ़ा, कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो दूसरी साइड चूज करेगा, अगर वो भी इसको नहीं लगता कि ये भी जो है उचित है, तो ये शायद
इसमें इतना फ्यूल है और ये मिशन में अकोमोडेट की गई है ये गुंजाइश भी कि फिर ये 1 महीना वेट कर सकता है Yes. और अगली डे साइकिल पर फिर अटेम्प्ट कर सकता है उतरने का। यस वो इतना इस बार, क्योंकि आप देखेंगे इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल में, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का लोड बहुत कम कर दिया गया, उसको एक ऑर्बिटर जैसे नहीं बनाया गया, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, उसमें काफ़ी फ्यूल बचा हुआ है, तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर को मदद ये ले रहा है। इसीलिए इस बार का प्रोपल्शन मॉड्यूल को वो चीज़ कम करके ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा कैपेसिटी, माने उसका लेग्स को स्ट्रेंथन कर दिया गया। यदि थोड़ा सा जोर भी लगे तो भी लैंडर को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, ज़्यादा उसमें फ्यूल भरा गया। फ्यूल बोलिए, प्रोपेलेंट बोलिए, स्पेस साइंस के भाषा में प्रोपेलेंट ज़्यादा इसको बोलते हैं। और साथ साथ में इसको पावरफुल इंजन लगाया गया। 4 तो प्रोपल्शन इंजन है, 8 इसको एटीट्यूड कंट्रोल जो मोटर्स बोलते हैं वो है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ नहीं तो यहाँ से हट जाओ, वो इसकी काफी ये सारे चीज बढ़ा दिया गया। राघवन के पास चलते हैं एक बार। राघवन, आप भी जरा बताइएगा थोड़ा सरल भाषा में कि क्यों इस बार इसरो कह रहा है कि किसी भी अनहोनी की हालात में भी ये लैंड करेगा, क्यों है ये फेल सेफ डिजाइन? जी बिल्कुल, देखिए इसकी तैयारियां कैसे की गई हैं सौरभ, अगर हम दर्शकों को समझाएं तो अंदाज़ा लगेगा। चित्रदुर्गा में एक हेलीकॉप्टर से इस पूरे विक्रम लैंडर मॉड्यूल को लटकाया गया, वहां पर इसको फेरी कराया गया, क्योंकि वहां पर ये लगातार चंद्रमा की चक्कर लगा रहा है। ऐसे में उसका संपर्क जो है वो ऑर्बिटर से हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? हम चांद पर जाकर ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए खास तरीके का इसको कह सकते हैं कोल्ड एंड हॉट टेस्टिंग इसे कहा जाता है। एक ये टेस्टिंग थी जिसमें हेलीकॉप्टर से लटका के इसको घुमाया गया, एक बहुत ही विशालकाय क्रेन जिसकी जो ऊंचाई थी वो करीब करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर थी सौरभ, वहां पर बेंगलुरु के एक सेंटर में, वहां से इसे नीचे गिराया गया। वहां पर गिराकर देखा गया कि ये कैसे, इसके जो लेग्स हैं वो कितने स्ट्रांग है, क्या वो उस जगह पर जाकर जहां पर डेजिग्नेटेड स्पॉट है वहां पर जाकर वो लैंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके जो सेंसर्स लगे हैं लेग पर जो बताते हैं इसरो के वैज्ञानिक सौरभ, एक डामर जो कह सकते हैं, टार के बड़े बड़े इसमें पाए बनाए गए हैं। पैरा जब ये टच करेगा तो वो क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद उसमें एक सॉफ्ट जो है स्पंज नुमा एक ऐसी सिस्टम वहां पर मैकेनिज्म लगाया गया है कि वो जो शॉक ऑब्जर्व करेगा जब वो हिट करेगा सरफेस को, और जैसे ही वो टच होगा सेंसर्स जो हैं वो कमांड दे देंगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स को, और वहां पर जो सारे थ्रॉटल्स हैं, जो थ्रॉटेबल इंजन्स हैं, वो सब स्टॉप हो जाएंगे। इसका ये भी मतलब है कि पिछली बार ये भी गुंजाइश थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास उस वक्त नहीं थी, कि जब वो लैंड करेगा उसके बाद वहां पर टेल्कम पाउडर जितना माइन्यूट जो है कण होते हैं सरफेस में, तो वो इतनी धूल उड़ाएगा कि आपको सेटल होने में 8 घंटे का वक्त तक लग सकता है। लेकिन इस बार ये सारे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया गया, स्टडी किया गया चंद्रयान 2 के जो डाटा है उससे, और इस बार ये कोशिश की जा रही है कि 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सेटल हो जाए और टचडाउन के बाद हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकले। तो ये सारी बातें आपको बता रही हैं कि क्यों विक्रम लैंडर का उतरना जो है चांद की सतह पर हम तय मान रहे हैं। और याद कीजिए जरा भी लूना 25 जो रूस का जो मिशन था जो फेल हो गया, उसके बारे में भी हमारे स्टूडियो में बात हो रही थी, और कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस पर उस पर काफी डिबेट हुआ कि क्या ये जो रूस का मिशन था ये किसी जल्दबाजी में था, किसी हड़बड़ी में था। भारत के इस चंद्रयान के साथ उसकी काफी तुलना की गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको डिसेंट करना है चांद की सतह के ऊपर। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आप इंटरनेशनल कमेंट्री अगर सुनिएगा हर्ष जी, उसमें बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत का चंद्रयान लूना 25 से बहुत सोफिस्टिकेटेड भी है। इनफैक्ट ये उतरने के बाद जो इसको काम करना है, जो इसका असली काम है वहां उतरने के बाद, ये तो एक किस्म का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा कि हमने पहुंचा दिया। उसके बाद वो जो एक्सपेरिमेंट्स वहां जाकर के करेगा वो और जरूरी है हमारे लिए, यानी वो हमको बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप ये भी समझिए कि मिशंस भेजे जा रहे हैं चांद के ऊपर, लेकिन भारत जो काम कर रहा है वो इस वक्त बहुत अनूठा है और बहुत अलग भी है। दत्ता साहब, देखिए ये बात सही है, जो रशियन जो स्पेसक्राफ्ट लूना 25, ये जल्दबाजी भी किया और उनको एक मैंने दुनिया को दिखाने का मामला था। भारत में चंद्रयान 3 का जो आप सभी सही बोल रहे हैं, एक तो हमारा कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, कि हम सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम है। लेकिन देखिए उसमें ख़त्म नहीं होता है। लैंडर और रोवर में 5 एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, और जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल उसमें एक सिंपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो ये 5 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भविष्य में
वहाँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्षिण चंद्रमा का दक्षिण गोलार्ध में यदि 60 डिग्री से नीचे जाए, वहाँ पानी भी मिलता है उस एरिया में, क्योंकि सूरज का किरण बहुत कम मिलता है। बहुत सारे मिनरल जो रेगोलिथ, लूनर रेगोलिथ से, जो डस्ट से मिल सकते हैं। तो उसका एक तो जो प्लाज्मा फॉर्म करते हैं, क्योंकि दिन में पूरा सूरज का हाई वेलोसिटी जो पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज, ये चांद का ऊपर पड़ते रहते हैं। चांद में ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ना एटमॉस्फेयर है, तो रोकने वाला कोई है नहीं। धरती में हमें बचाते हैं, लेकिन चांद में सीधा पड़ते हैं। तो उसके ऊपर एक प्लाज्मा, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलके एक प्लाज्मा बनते, उसको मेज़र करेगा। फिर आपको वहाँ जो सॉइल है उसको क्या क्या मिनरल है, उसमें कुछ मिनरल उसमें चुना, लेकिन क्या क्या मिनरल है, उसको कंपोजिशन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो शुरुआत है। भविष्य में यदि यहाँ आपको कोई स्टेशन बनाना है, फ्यूचर लॉन्चिंग पैड जैसे हम बोल रहा है, इंटरप्लैनेटरी स्पेसशिप के लिए, मिशन के लिए एक लॉन्चिंग पैड आसानी से बन सकता है, क्योंकि चांद का ग्रेविटी 1/6 है धरती का, एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत आसानी से जा सकता है। उसके लिए आपको वहाँ मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल का खोज वो करेगा। दूसरा, आपको जो ऊपर है उससे आपको धरती का जो पोलराइज स्पेक्ट्रोमेट्री का काम करेगा, मतलब हैबिटेबल प्लैनेट का। ऐसे जो शुरुआत हो रहा है, और ये बोल के ख़त्म करूँगा, ये मैंने बार बार जोर दे रहा हूँ, चांद में ये हमारा एक बहुत बड़ा शुरुआत है। इसके बाद भारत का भी देखिए आएगा फ्यूचर मिशन इसी सदर्न हेमिस्फीयर में, टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ये साउथ पोल में नहीं है, पोलर रीजन में। और देश भी फिर भेजेंगे, और देश भेजेगा, क्योंकि इस एरिया में बहुत पोटेंशियल है। और यूएसए जो कर रहा है आर्टेमिस प्रोजेक्ट, यदि परमानेंट एक स्टेशन करना है तो आपको जहां पानी मिलेगा उसके आसपास करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।